गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार आप सभी को, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी व्याकरण के अनेक विषय करा चुके हैं और इसी विषय में से एक ऐसा विषय जिसके बिना हिंदी व्याकरण अधूरा सा प्रतीत होता है। बहुत ही रोचक, बहुत ही बढ़िया विषय है वो, और ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होती, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो, जिसमें यहाँ से प्रश्न न आए। ठीक है, और वो विषय क्या है? समास। आज हम इस कक्षा में समास के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, जिसको आप सभी ने बहुत ही ध्यान से देखना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो कक्षा है ना हमारी समास की, इसको देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई भ्रम, कोई संशय आपके मन में समास को लेकर नहीं रहेगा। ठीक है, आज एक एक समास की आपको जो है पहचान, कि आप कैसे कुछ ही सेकंड में किस तरह से आप किस समास को पहचान सकते हैं, वो सारी पहचान आज आपको इस कक्षा में बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अधिक विलंब न करते हुए आइए मैं बात करता हूं समास की। समास क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, कोई बड़ी बात को छोटा करके कहना ही समास है। हमने ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। कोई बहुत बड़ी बात है, उसको छोटा सा करके बोल दिया हमने। ठीक है, तीन चार पदों की बात है, 3-4 शब्दों की बात है, और एक शब्द से काम चल गया। कहां तो हम 3 या 4 पद बोल रहे थे, कहां एक पद से काम चल गया, एक शब्द से काम चल गया, तो वही समास है। यानी बड़ी बात को छोटा करके कहना, संक्षेप में कहना, यह होता है समास। जैसे मैंने यहां लिख दिया, घोड़े पर सवार, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये कितने पद हैं? 3 पद हैं। घोड़े पर सवार। ठीक है, क्या ऐसा हम शब्द बना सकते हैं भी एक शब्द से काम चल जाए? बिल्कुल बन जाता है। हम क्या लिख देंगे यहां पर? घुड़सवार। यह है संक्षेपीकरण। यानी 2 से ज्यादा कितने पद हो सकते हैं, सबको जो है मिलाकर के अगर एक शब्द बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। यानी इसको हम समास कहेंगे। और जब हम अलग अलग करके लिखेंगे भिन्न भिन्न पदों में, उसको कहते हैं हम विग्रह। क्या बोलेंगे इसको? विग्रह। एक बात जो बहुत मुख्य ध्यान देने योग्य बात है, वो क्या है? देखिए, जब विलोम की बात आती है ना, तो कई परीक्षाओं में प्रश्न आया है विलोम को लेकर के कि समास का विलोम क्या होता है, संधि का विलोम क्या होता है। तो वहां पर ना हम गलती कर जाते हैं कई बार। जो समास होता है ना, समास का विलोम होता है व्यास। देखिए, समझिए आप इसको, क्योंकि ये प्रश्न आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो समास है ना, इसका जो विलोम होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? व्यास होता है। और जो संधि होती है ना, संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। ठीक है, संधि का जो विलोम होगा ना वो विग्रह होगा। समास का विलोम क्या होगा? व्यास होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये समास है ना, और इसको क्या बोलेंगे हम? विग्रह, समास विग्रह। तो अगर वहां विकल्प में क्या दिया हुआ होता है कि समास का विलोम लिखिए, वहां ऑप्शन में दे देगा कि विग्रह होता है, संधि विच्छेद होता है, व्यास होता है, क्या होता है। तो हम क्या सोचते हैं कि समास का विलोम तो विग्रह होता है, हमारे मस्तिष्क में ये बात आ जाती है, तो हमारा वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जो समास होता है ना, उसका विलोम होता है व्यास, संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि, जब हमने संधि पढ़ी वहां पर क्या करते थे? संधि और संधि विच्छेद। तो हम सोच लेते हैं कि संधि का जो विलोम होगा ना वो विग्रह होगा, संधि विच्छेद होगा। ऐसा नहीं होता, संधि का विलोम होता है विग्रह। ये ध्यान रखना आपने, समास का व्यास और संधि का विग्रह। तो हम बात कर रहे हैं समास की। समास क्या है कि बहुत बड़ी बात को छोटा करके कहना ही समास है। अब इसकी हम परिभाषा के माध्यम से इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे और फिर उसके कुछ उदाहरण समझेंगे। समास हम किसे कहेंगे? आपस में संबंध रखने वाले
आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, 3 4 5 कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर, दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं, जब एक नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, उसे समास कहते हैं। अब देखिए, आपस में संबंध रखने वाले दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, सारे पद मिलकर के जब एक शब्द बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यहां पर, नीला है कंठ जिसका वह है। ये लिख दिया हमने, नीला है कंठ जिसका वह। कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5, कितने पद हैं? अब एक ऐसा हम शब्द लिख दें जिससे जो है हमारा काम चल जाए, तो हमने क्या लिख दिया यहां पर? नीलकंठ, है ना। ये देखिए, ये क्या हो गया? समास हो गया। नीला है कंठ जिसका वह, कौन? नीलकंठ। और जब इसको अलग करके लिखा, इसको कहेंगे विग्रह। परीक्षा में आ सकता है कि नीलकंठ का विग्रह कीजिए, तो उसका विग्रह क्या होगा? नीला है कंठ जिसका वह है। या ये आ सकता है कि नीला है कंठ जिसका वह है, इसका जो समास, समस्त पद क्या बनेगा? समास युक्त पद क्या बनेगा? तो क्या होगा? नीलकंठ। इस प्रकार से ये समास। अब इसके लिए जो है ना मुख्य बात, समास में हम क्या करते हैं? संधि में तो हमने क्या किया था? वहां ना वर्णों का मेल किया था, कि वर्णों का मेल होता है, किस वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, किन वर्णों को मिला के क्या होगा, वहां वर्णों का मेल था। यहां पर क्या होता है? पदों का मेल होता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। हमें विस्तार पूर्वक जानकारी होनी चाहिए हर विषय की, ठीक है ना। अब हमें यह पता होना चाहिए संधि में क्या था, वहां पर वर्णों का मेल था, और समास में क्या है? यहां पदों का मेल है, ठीक है ना। तो अब पद क्या है समझिए। यदि आपको समास समझना है, समास के लिए आपको पदों का जानना होगा। प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। देखो, जैसे नीलकंठ है, इसमें 2 पद हैं, एक है इसमें नील और एक है कंठ, 2 पद हैं। जो पहला पद है ना नील, इसे कहेंगे हम पूर्व पद, ठीक है ना। अब जो दूसरा है उसे क्या कहेंगे? उत्तर पद। हर एक समास में होगा, चाहे वो कोई सा भी समास होगा, सब में 2 पद होंगे, और पहले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद। क्योंकि अगर आपको किसी भी समास की पहचान करनी है ना, तो पदों के द्वारा ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। किस पद में क्या होगा, यानी किस समास में कौन सा पद प्रधान है, कौन किस में उत्तर है, किस में पूर्व पद है, किस में क्या है, ये सारी बातें तब पता चलेंगी ना जब हमें पदों का ज्ञान होगा, ठीक है ना। तो पहले वाले को क्या कहेंगे? पूर्व पद, और बाद वाले को क्या कहेंगे? उत्तर पद। कितने भी ले लें, हमने लिख दिया यहां पर, रसोई के लिए घर है, रसोई के लिए घर, ये है ना, देखो विग्रह। अब जब इसका समास करेंगे, इसको हमने छोटा करके लिखना है, समास करके लिखना है, तो क्या बन जाएगा? रसोई घर, रसोई घर, ये बन गया, है ना। रसोई के लिए घर, रसोई घर। अब इसमें पूर्व पद क्या है? इसमें 2 पद हैं, एक है रसोई, एक है घर। जो रसोई है ना, वो क्या है? पूर्व पद है, और जो घर है ना, ये क्या है?
उत्तर पद। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि आप पदों का ज्ञान होगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ये समझने में कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा समास, क्या कहा कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर जब कोई एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक समास में कितने हो गए, दो पद हो जाते हैं। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद बोलते हैं, जो बाद वाला होता है उसे हम उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने क्या पढ़ा कि समास का जो विलोम होता है वो क्या करेंगे आप, व्यास करेंगे, और संधि का जो विलोम करेंगे वो क्या करेंगे, विग्रह। यहां भी आपने दुविधा में नहीं पड़ जाना, कभी सोच ले समास का विलोम तो विग्रह होता है, संधि का विलोम तो संधि विच्छेद होता है। इस तरह से आपके मन में बात आनी चाहिए, समास का विलोम व्यास होगा, संधि का विलोम विग्रह होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब जो मुख्य बात है वो क्या है कि समास के भेद कितने हैं और हम कैसे पहचानें, कि बहुत कम समय में हम किस प्रकार पहचान लें कि ये कौन सा समास है, उसके लिए हम आपको आज इस कक्षा में बताने वाले हैं। और इस कक्षा के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी समास में। देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। और छठा होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। ये हो गए 6 समास। वैसे तो समास 4 ही हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन हिंदी में हम 6 मानते हैं क्योंकि जो कर्मधारय है ना, ये तत्पुरुष का इस एक भेद है। जो कर्मधारय है ना, तत्पुरुष का भेद है, और जो द्विगु है वो कर्मधारय का भेद है। लेकिन हिंदी में आपने 6 समास ही लिखने हैं। यदि संस्कृत में हम बात करते हैं ना, वहां 4 समास होते हैं। जैसे तो कितने समास हो गए हमारे, 6 समास हो गए। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आइए आज इनकी पहचान हम देखते हैं कि आखिर हम कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अविभाव समास की। देखिए, इसमें प्रथम पद की बजाय हम पूर्व पद लिख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया ना पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद अव्यय, ठीक है, और क्या होगा, और यही जो पद है ना, यही प्रधान होगा। ये मैं पहचान आपको बताने जा रहा हूं छोटी सी इसकी, कि अविभाव समास को आप कैसे पहचानेंगे। इसमें ना पूर्व पद में कोई ना कोई अव्यय लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा। प्र हो, परा हो, अनु हो, अधि हो, अति हो, सु हो, निर हो, निस हो, सु हो, उत हो, ये सारे उपसर्ग अव्यय लगे मिलेंगे आपको। निर हो, अन हो, भर हो, ये सभी इसकी पहचान है अविभाव समास की। दूसरा, यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि पूर्व पद प्रधान किस समास में होता है, तो पूर्व पद प्रधान किस में होगा, अविभाव समास में होता है। पूर्व पद अव्यय होगा और यही क्या होगा, प्रधान। पूर्व पद ही क्या होगा, प्रधान होगा। जैसे हमने कहा यथामति, एक उदाहरण लिख दिया, यथामति। देखिए पूर्व पद क्या है, इसमें यथा है और मति क्या है, उत्तर पद है। ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। हमने यही बात तो कही कि समास में क्या होंगे, 2 पद होंगे। जो पहला पद होगा ना उसे पूर्व पद कहेंगे, जो बाद वाला होगा उसे उत्तर पद कहेंगे। तो अविभाव समास की पहचान ये है कि इसमें ना पूर्व पद में अव्यय लगा हो। देखिए यथा है ना, यथा हो, सु हो, निर हो, अधि हो, अति हो, अपि हो, निर, उप हो, है ना, परि हो, ये सारे यहां पर लगे मिलेंगे आपको अव्यय, ठीक। और इसका जो प्रधान होता है वो भी पूर्व पद ही होता है। जैसे हमने इसका विग्रह किया मति के अनुसार, ये कर दिया, है ना। अब देखिए यहां बात किसकी हो रही है,
मति की बात नहीं है, उत्तर पद की बात नहीं है। किसके बारे में कह रहा है कि मति के अनुसार जो होगा ना उसकी बात हो रही है, यानी यथा की बात कर रहे हैं हम। तो यथा क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, यहां पर प्रधान होगा। आगे चलते हैं हम तत्पुरुष समास में। इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होगा, उत्तर पद, यानी उत्तर पद की प्रधानता। वैसे तो हम क्या कहते हैं, ये भी हम कहीं ना कहीं शुद्ध बोलते हैं, सभी पुस्तकों में क्या लिखा होता है कि पूर्व पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान। वास्तविकता वैसे क्या है कि कभी भी पद प्रधान नहीं होता, पद का अर्थ प्रधान होता है। हम समास में ना पद के अर्थ को ग्रहण करते हैं। यदि हमें बहुत गहराई से समास को समझना है ना तो पद का अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। कई बार क्या होता है, हमारे सामने एक ऐसा शब्द आ जाता है ना, हम फंस जाते हैं कि इसमें कर्मधारय करूं या द्विगु करूं, क्या करूं। वहां पर क्या काम आता है, हमारा अर्थ ग्रहण काम आता है। ये तो हम चलो अपनी सरलता के लिए, अपनी सुविधा के लिए बोल लेते हैं पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। पद कभी प्रधान नहीं हुआ करता। पद का जो है ना अर्थग्राह्य होता है, उसका अर्थ ग्रहण करना होता है हमें। ठीक है ना, सभी पुस्तकों में यही लिखा मिलेगा आपको कि पूर्व पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान। वैसे तो पद का अर्थ प्रधान होगा, लेकिन हमने तो समझने से मतलब है, हमें समझना है जितना भी सरल तरीके से हम समझ सके, हमें समझने से मतलब होता है उत्तर पद प्रधान। ठीक है, अब ये उत्तर पद प्रधान कैसे हुआ, जैसे यहां पूर्व पद प्रधान था, मति के अनुसार, यहां मति प्रधान नहीं है, मति की बात नहीं हो रही है, मति के अनुसार जो है ना उसकी बात कर रहे हैं, यानी पूर्व पद की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर पद का हम एक उदाहरण लिखते हैं, राजपुरुष लिखा हमने। ठीक है ना, राजपुरुष। देखिए राजपुरुष कौन होता है, जो राजा का सेवक हो, उसका नौकर हो, राजा का पुरुष। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं हम, राजा की बात। देखिए इसमें पूर्व पद क्या है, राजा, और उत्तर पद क्या है, पुरुष। तो यहां हम लिख दें राजा का पुरुष, ये हमने लिख दिया, राजा का पुरुष। ठीक है, अब जहां पर आपको ये देखने को मिले ना भी उत्तर पद प्रधान है, बाद वाले की बात हो रही है, तो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। जहां पूर्व पद की बात हो रही है वो कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। ठीक है, अब यहां पूर्व पद क्या है, राजा है, और उत्तर पद क्या है, पुरुष है। किसकी बात कर रहे हैं हम, राजा की तो बात नहीं कर रहे ना, हम बात किसी कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, राजा का पुरुष, यानी उत्तर पद की बात हो रही है। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीसरा जो समास है वो है कर्मधारय। इसको हम कैसे पहचानेंगे, देखिए इसमें एक तो विशेषण विशेष्य होगा, विशेषण विशेष्य, एक तो ये होगा इसमें। दूसरा उपमान उपमेय होगा, उपमान उपमेय। ये जहां कहीं भी आपको विशेषता देखने को मिल जाए ना, किसी की महान राजा, महती रानी, वीर पुरुष, या फिर नीलकंठ रंग की अगर बात करें, नीलाकंठ, या पीतंबर यानी पीला वस्त्र, इस तरह की बात कहीं भी हो, या कहीं पर तुलना नजर आ जाए, है ना, या चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, घनश्याम, घन के समान श्याम, कहीं तुलना हो, कहीं विशेषण हो, किसी की विशेषता हो, कोई रंग हो, वो सब किस समास में होंगे, वो कर्मधारय समास में होंगे। जैसे हम कोई उदाहरण देख लेते हैं, हमने लिखा यहां पर महापुरुष, हमने महापुरुष लिख दिया। यहां पर देखिए विशेषण क्या होता है, जो किसी की भी विशेषता बताता है, अच्छा बुरा मीठा खट्टा लंबा बोना, ये सारी बातें क्या होती है, विशेषण ही तो होता है। महान, है ना, वीर, ये सभी। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। देखो महा और पुरुष, दो पद हैं, महा और पुरुष। पुरुष की जो विशेषता है, कौन सा शब्द बता रहा है, महा, यानी महान है वो, तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है ना। महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, ये हो गया। देखिए महान है जो पुरुष। अब यहां पर किसी की विशेषता है, जहां, यही तो हमने बात कही कि जहां भी आपको कहीं किसी की विशेषता देखने को मिल जाए ना, कि किसी की विशेषता की बात कर रहे हैं,
किसी के रंग की बात कर रहे हैं, किसी के रूप की बात कर रहे हैं, वो कौन से समास में आ जाएगा? कर्मधारय में आ जाएगा। पूर्व पद की अगर बात हो रही है वो अविभाव समास में आ जाएगा। जहां उत्तर पद की बात करेंगे वहां पर तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो ये है उपमान उपमेय का उदाहरण है, यही कर लेते हैं हम। जैसे चंद्रमुख है, चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख। अब चंद्रमा से मुख की तुलना है, चंद्रमा के समान मुख, क्या लिख दिए यहां पर? चंद्रमा के समान मुख, ये है तुलना है ना। मुख की तुलना किससे कर रहे हैं हम? चंद्रमा से कर रहे हैं। तो चंद्रमा क्या है? देखिए, जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है ये उपमेय, ठीक है। इसे उपमान कहेंगे और इसे उपमेय कहते हैं हम। उसके बाद जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता जो शब्द बताएगा वो होता है विशेषण। इस प्रकार से जहां कहीं भी आपको कोई विशेषता दिख जाए, कोई तुलना दिख जाए, तो वो कौन सा समास होगा? आपका कर्मधारय समास। आगे है द्विगु, बहुत ही सरल समास है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसमें संख्या कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 10 20 100 1000 लाख, कुछ भी हो सकता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है इसमें। ये हम पहचान बता रहे हैं आपको भी, आपने किसी भी समास को कैसे पहचानना है कि ये समास कौन सा है, और बहुत कम समय में। पूर्व पद संख्यावाची कैसे? हमने लिखा यहां पर चौराहा लिख दिया, चौराहा, ठीक है। देखिए चौ का क्या मतलब है? यहां पर 4, राह मतलब होता है रास्ते, 4 रास्ते होते हैं जहां मिले, क्या बोल दिया उसको? चौराहा। 4 राहों का समूह, रास्तों का समूह, ठीक है, का समाहार कह लीजिए या एक समूह कह लीजिए, ठीक है। ये हो गया चौराहा। देखिए कहीं भी आ जाए, चौराहा है, त्रिलोकी है ना, और पंचपात्र है, इस प्रकार से, तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। कहीं भी आपको संख्या नजर आ जाए, पूर्व पद में कहीं भी संख्या मिल जाए ना, तो वो क्या करना है आपने? द्विगु समास। कोई भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की, 2 4 5 8 10 20 50, कुछ भी संख्या नजर आ जाए ना कहीं भी पूर्व पद में, तो वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। दोनों समास में क्या होगा? इसमें ना दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और दूसरा एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूं, इसमें ना ये योजक चिन्ह लगा होगा, ये चिन्ह मिलेगा आपको, योजक चिन्ह। इससे आप पहचान सकते हैं, जहां भी आपको ये चिन्ह देखने को मिल जाए ना, तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे हमने कहा रात दिन या दिन रात, रात दिन कर लीजिए, दिन रात कर लीजिए। देखिए ये निशान है बीच में, योजक चिन्ह है ना लगा हुआ, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? दोनों। ये भी आप पहचान सकते हैं, योजक चिन्ह जहां भी नजर आ जाए, आपको देखने में मिल जाए, सुख दुख है, जय पराजय है, यश अपयश है, दाल रोटी है, ये सभी किस में आ जाएंगे? हमारे सभी द्वंद्व समास में। दोनों एक विलोम का भाव भी देते हैं, कहीं ना कहीं दोनों पद संज्ञा पद होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है, योजक से जुड़े होते हैं, यानी रात और दिन। दोनों ही पद प्रधान किस समास में होंगे? द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है ना। अब है अंतिम समास, बहुव्रीहि समास। देखिए इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। किसकी बात करते हैं? किसी अन्य की बात करते हैं इस समास में। कैसे? यहां हम लिख देते हैं अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। देखिए कोई पशु चर रहा है ना, और उस पशु को देख करके ना हमने कहा कि वो 12 सिंगा चर रहा है। 12 सिंगा क्यों कहा हमने उसको 12 सिंगा? देखिए 12 सिंगा हमने यहां मैं लिख देता हूं, देखो 12 सिंगा ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहां संख्या है, परंतु यहां ये नहीं है कि द्विगु समास होगा। द्विगु क्योंकि यहां पर न तो 12 से कोई मतलब है,
न सिंगा से कोई मतलब है, बल्कि किसका, किसी अन्य का नाम है, ये किसी का नाम है, किसी की कोई विशेषता है, उसको देख करके नाम रख दिया। और ऐसे जितने भी शब्द होंगे वो सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। एक व्यक्ति है, उसके 10 मुख हैं, है ना, 10 आनन हैं, तो उसको मैंने क्या कह दिया, 10 हैं आनन जिसके दशानन। कौन है दशानन? रावण। वहां 10 जो संख्या है ना, वो द्विगु समास नहीं होगा, वो तो कोई व्यक्ति विशेष का सूचक है दशानन। वहां पूर्व पद उत्तर पद से कोई मतलब थोड़ी है, किसी कोई अर्थ थोड़ी लेना हमने वहां पर उसका। तो 12 है सिंह जिसके, 12 हैं सिंह जिसके, जिसके वह है। ठीक है, तो कौन है? 12 सिंगा। यानी अन्य पद, पूर्व पद और उत्तर पद से कोई लेना देना नहीं होगा बहुव्रीहि समास में। ठीक है, ना तो यहां 12 से कोई मतलब है, ना सिंगा से कोई मतलब है, बल्कि किसी अन्य से मतलब है, वहां किसी पशु विशेष की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा बहुव्रीहि समास। तो आज हमने क्या किया कि हम इनकी पहचान कैसे करते हैं समास की। पहला अविभाव समास किया, उसकी सिंपल सी साधारण सी पहचान क्या बताई हमने कि कहीं भी आपको अव्यय मिल जाए, उपसर्ग मिल जाए, प्र, परा, अनु, अप, अनुअधि, उप, निर, सु, है ना, निर है, सु है, ये सारे जो है, उत है, अभि है, प्रति है, और भर मिल जाए, बे मिल जाए, बद मिल जाए, ये सारे जितने भी उपसर्ग हैं वो जहां भी आपको देखने को मिल जाए ना, वो कौन सा समास हो जाएगा? अविभाव समास हो जाएगा। और जहां उत्तर पद की प्रधानता नजर आए वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। और जिस समास में कोई विशेषता की बात हो रही है, किसी तुलना की बात हो रही है, वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। और जिस समास में पूर्व पद संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो वो कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों? वो होगा द्विगु समास। और जहां पर दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही पद मुख्य हो, माता पिता, सुख दुख, दाल रोटी, है ना, वो कौन सा समास हो जाएगा? वो द्वंद्व समास हो जाएगा। और जहां न तो पूर्व पद प्रधान हो, न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि किसी तीसरे की बात हो, किसी अन्य पद की बात हो, अन्य पद की प्रधानता हो, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? वो हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है ना। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको कोई दिक्कत आएगी। बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमने समझाने का आपको प्रयास किया है कि किस समास की क्या पहचान है, कैसे आपने उसको पहचानना है। ठीक है, तो आज की जो हमारी कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।